हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू नहीं होगी। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि दिवाली के बाद फिर से बैठक होगी, जिसमें धान की आवक की स्थिति को देखते हुए तारीख पर कोई फैसला होगा। सरकार का दावा है कि उसकी धान खरीदी की पूरी तैयारी है। इधर भाजपा ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होने पर सरकार को घेरा है। वहीं कई जगहों पर धान समितियों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें धान खरीदी की तैयारियों, बारदाने की उपलब्धता को लेकर बात हुई, लेकिन धान खरीदी की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी पूरे प्रदेश में बहुत कम धान की कटाई हुई है, लिहाजा दिवाली के तुरंत बाद समिति की फिर से बैठक होगी, जिसमें धान की आवक को देखते हुए खरीदी की तारीख तय हो पाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 30% बारदाना मिला है। हम PDS, राइस मिलर्स और बाजार से बारदाना खरीद रहे हैं। धान खरीदी के पहले दिन से किसानों के बारदाने का उपयोग भी किया जाएगा। 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी पर तारीखों का निर्णय है, वो दीपावली के बाद बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक बारदाने की जो जरूरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इधर भाजपा ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने धान खरीदी में लेट लतीफी को लेकर ट्वीट किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की धान खरीदने की नीयत ही नहीं, वो जानबूझकर खरीदी में देर कर रही है ताकि 2500 रुपए न देने पड़े। यदि तारीख के घोषित नहीं करेंगे तो औने पौने में धान बेचने को किसान मजबूर होगा। इनके जो लाभ मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का, और समर्थन मूल्य के लाभ से किसान वंचित हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में तत्काल मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि किसानों के हितैषी सरकार है तो किसानों के लिए हिला हवाला क्यों। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा धान खरीदी के मुद्दे पर केवल राजनीति करती है। केंद्र के दोहरे मापदंड के कारण छत्तीसगढ़ को परेशानी हो रही है। वहीं किसान कांग्रेस धान खरीदी में किसानों का सहयोग करेगी। इसके लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन और विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ केंद्र सरकार दोहरा मापदंड नहीं अपनाएगी। यहाँ के भी किसानों का उत्पादित चावल को खरीदने का, उसना चावल को खरीदने का निर्णय लेगी। धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों का सहयोग करेंगे और ये प्रत्येक समिति में गठित किया जाएगा और यहाँ पे जिला एवं ब्लॉक में भी किसान कांग्रेस का बॉडी गठन किया जाएगा। इधर धान खरीदी शुरू होने से पहले धमतरी और राजनांदगांव में सहकारी समितियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 2 साल से सोसाइटी को नुकसान होने की बात की जा रही है। वहीं 5 सूत्री मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी का बहिष्कार करने की बात की गई। धान खरीदी में जो कमी आती है, धान में शॉर्टेज में, उसकी भरपाई पूरा करे और कमीशन समिति से ना काटा जाए। समिति को पूरा कमीशन दे और वेतन अनुदान दे। हम लोग शासन से भी वेतन अनुदान की मांग की है। हमारी 5 सूत्री मांग है और यदि हमारी 5 सूत्री मांग पूरा नहीं होती है तो 8 नंबर को पूरे ताला लगा के जिले के कर्मचारी बूढ़ा तालाब रायपुर में 8 नंबर को जाएंगे और धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान और किसान बड़े सियासी मुद्दे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में धान पर सियासी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने पैसा कानून को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा की है। 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में मंत्री सिंहदेव ने प्रदेश में पैसा लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति और आवश्यक कार्यवाही के लिए 2 दिन से लगातार बैठक की संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पैसा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में पैसा बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पैसा अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है। उन्होंने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल करके नियम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मिशन 2023 के लिए बीजेपी धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता सरकार पर हमलावर हैं। इसको लेकर राजधानी सहित सभी जिलों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो बिलासपुर जिले के मदकू द्वीप में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सभी समाज के प्रमुखों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा वो शामिल होंगे। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो रहे धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी का कहना है कि बीजेपी बेवजह धर्मांतरण के मुद्दे को उछालकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि जब आ रहे हैं तो संघ प्रमुख आए तो स्वाभाविक रूप से हम लोग के लिए खुशी का अवसर है और हम लोग स्वागत करते हैं, आएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे कि उनके आने से निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण बनता है। तो शासन प्रशासन की शह में धर्मांतरण हो रहा है। 200 से ज्यादा कंप्लेंट थानों में लिखाई गई है, पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हिंदू धर्म के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। आपने कवर्धा की भी घटना देखी। मैं समझता हूं माननीय मोहन भागवत जी के आने से इन सब विषयों पर चर्चा होगी। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं उठी। हम लोग सब भाईचारे से और छत्तीसगढ़ का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को शहर से लेकर गांव तक जन जागरण अभियान चलाने और शराबबंदी को लेकर हर जिले में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक ओर सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देती है, तो वहीं दूसरी ओर शराबबंदी को लेकर घोषणा के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्होंने शराबबंदी का वादा किया है और धीरे धीरे सरकार इस ओर आगे भी बढ़ रही है। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उनके मंत्री का बयान आया है कि हम एक झटके में बंद नहीं करेंगे। अब कितने झटके में बंद करेंगे ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन नियत स्पष्ट ये है कि ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो हुक्का बार के मामले में हो, चाहे गांजे के मामले में हो, पर एक पत्ती नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या नियत साफ है, हुक्का बार नहीं चलेंगे रायपुर में। भारतीय जनता पार्टी इस पे निगाह रखेगी। बस्तर में आदिवासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 1.5 दशक में करीब 700 निर्दोष आदिवासी बेवजह मारे गए हैं। कई बार इन्हें संदेह के चलते जेल भी जाना पड़ा है। दूसरी तरफ नक्सली भी पुलिस का मुखबिर बताकर कई ग्रामीणों की हत्या कर चुके हैं। सर्व आदिवासी समाज इन मुद्दों को लेकर खुद को फंसा हुआ पाता है। हर साल कांकेर से लेकर सुकमा जिले तक बस्तर संभाग में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सिर्फ कथित पुलिस मुखबिरी के शक में मार दिए जाते हैं। आंकड़ों में ही 12 साल में 700 ग्रामीण मारे गए हैं। कई बार
फोर्स की तरफ से भी मुठभेड़ के दौरान निर्दोष आदिवासी चपेट में आ जाते हैं। हाल ही में सिलगेर में हुई घटना में फायरिंग में 3 ग्रामीण मारे गए हैं। सारकेगुड़ा और एडसमेटा की रिपोर्ट में ही तस्वीर दिखाती है, जहां सिर्फ नक्सली होने के संदेह पर गोलियां चला दी गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पिसा रहे हैं, और चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज कोई भी ऐसा आज तक उनके जो वास्तविक समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं किया गया है। आदिवासी विरोधी हरकत को क्षेत्र की जनता देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, इसलिए नक्सल संगठन का भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा जनता से समर्थन नहीं मिल रहा है। जितना भी हिंसात्मक घटना हुआ उसका अधिकतम जो नुकसान हुआ या पीड़ित हुआ वो क्षेत्र के जो आदिवासी जनता के नुकसान उठाना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के पास नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से 4 हथियार, AK-47 SLR, LMG और एयरगन हथियार बरामद किए हैं। मारे गए 3 नक्सलियों में से 2 की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक दक्षिण बस्तर इलाके से तो दूसरा नक्सली महाराष्ट्र का है। पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में सक्रिय आंध्र प्रदेश के नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। वहीं मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा की मौजूदगी को लेकर सूचना मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नक्सली अक्सर इलाज के लिए सीमावर्ती राज्यों में जाते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि बीते कुछ समय में कई नक्सलियों की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। आईजी का कहना है कि बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को भी बाधित कर रखा है। ऐसे में हिडमा पर शिकंजा कसने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिससे विगत महीनों में देखे जाए तो जो नक्सल संगठन का जो सप्लाई नेटवर्क है उनके ऊपर जैसा जितना भी हम नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए थे उसके माध्यम से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। देखा जाए तो विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, हरिभूषण और रामकृष्ण, जो इन लोगों का इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। और छत्तीसगढ़ के 7,000 से ज्यादा निजी स्कूल आज बंद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने धरना दिया और आरटी के पैसे जल्द देने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि निजी स्कूलों के करीब 106 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। एसोसिएशन का कहना है कि 1000 से ज़्यादा स्कूल कोरोना काल में बंद हो गए। ऐसे में अगर उनके आरटीई के पैसे भी नहीं मिले तो बाकी छोटे स्कूल कैसे संचालित होंगे। निजी स्कूल संचालकों ने रैली निकाली। एसोसिएशन ने स्कूल की मान्यता की प्रक्रिया को भी आसान करने की मांग की है। उनका कहना है कि बार बार संचालकों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मान्यता नवीनीकरण के नियमों को दोबारा संशोधित किए जाने की जरूरत है। पहले 6 दिन पहले पुस्तकें मिल गई थी। सारे प्रदेश के प्रबंधकों को धरने पे आज बैठे हैं और रैली के रूप में जाके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो आरटी की प्रतिपूर्ति राशि, चूँकि जो छोटे स्कूल होते हैं वो कोरोना से बहुत प्रभावित हैं, करीब 1000 स्कूल बंद हो चुके हैं और अगर प्रतिपूर्ति राशि अगर समय से नहीं आएगी तो और स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। प्रोजेरिया नाम की बीमारी से लड़ रहे शैलेंद्र को आज गरियाबंद के एसपी पारुल माथुर ने एसपी कार्यालय बुलाकर अपने कामकाज से अवगत कराया। दरअसल पिछले दिनों शैलेंद्र ने जिले के कलेक्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने शैलेंद्र को 1 दिन का कलेक्टर भी बनाया और साथ ही मुलाकात भी की। सीएम ने जिले के एसपी को निर्देश दिया कि शैलेंद्र को विभाग के कामकाज से अवगत कराया जाए, जिसके बाद आज शैलेंद्र को एसपी ऑफिस में बुलाकर विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आया था और बहुत ही इसको अच्छे तरीके से पुलिस की जो भी यहाँ पे कार्य होता है उसके बारे में इससे बातचीत की गई और कैसे हम यहाँ पे पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग करते हैं उस संबंध में भी बातचीत की गई और निजी बातचीत भी इसके साथ की गई, जिससे बहुत इसको भी मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। सभी जिलों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी गई है। साथ ही 28 अक्टूबर से होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी दौरे पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नृत्य महोत्सव कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे।
इधर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नाइजीरिया की टीम भी पहुंच गई है, जिनका स्वागत संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया और कहा कि यह आयोजन प्रदेश के आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे पूरे देश में ही नहीं विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम भी होगा। और इस आयोजन में शामिल होने वाली अन्य विदेशी टीमें अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। 28 तारीख से फिर राज्योत्सव कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे, तो दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बनता है। और लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है, फर्स्ट टीम आया है, जो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बने, उन लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, मेहमानबाजी में छत्तीसगढ़ का नाम हो। हम सब का यहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित है। और बुलेटिन के आखिर में बात कैंसर की, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।